नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कांग्रेस में मची कलह को शांत करने के लिए कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पीएल पुनिया को उत्तराखंड भेजा है। पीएल पुनिया उत्तराखंड पहुंच गए हैं और साथ में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव भी हैं। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह महारा के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह जैसे तमाम बड़े नेताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि पूनिया कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और इसकी रिपोर्ट आलाकमान को भेजेंगे। तो उत्तराखंड पहुंचे हैं पीएल पुनिया, कांग्रेस नेताओं से बातचीत करेंगे, कांग्रेस की कलह को खत्म कराने की कोशिश करेंगे पीएल पुनिया। लेकिन अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, क्या पीएल पुनिया का मकसद जो है वो कामयाब हो पाएगा, अंतर्कलह खत्म हो पाएगी कांग्रेस की उत्तराखंड के अंदर पीएल पुनिया के जाने से? बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल है जिस पर इस समय हर कांग्रेसवासी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है कि किस प्रकार से कांग्रेस के भीतर जो इस समय अंतर्द्वंद चल रहा है, जो यहाँ पर इस समय कांग्रेस के पार्टी के भीतर जो बयानबाजी लगातार यहाँ पर चल रही है उसको कैसे समाप्त यहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड के लिए, वो किस प्रकार से उस द्वंद को यहाँ पर समाप्त कर पाते हैं, सब उसको लेकर इस समय दवा न है, सब लोग सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि राष्ट्रीय पर्यवेक्षक तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के भीतर की गुटबाजियां निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो हरीश रावत गुट की बात करें, प्रीतम गुट की बात करें या करण मेहरा गुट की बात करें, जिस प्रकार से निकलकर बाहर आ रही है उसको शांत कराना इस समय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना यही होगा कि जब पर्यवेक्षक यहाँ पर आए हैं तो किस प्रकार से पार्टी कार्यकर्ताओं के मन की ठोर यहाँ पर लेते हैं, क्या कुछ उनसे बातचीत करते हैं, किन विषयों को लेकर उनके द्वारा सवाल जवाब यहाँ पे किया जाता है, क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं, पार्टी हाईकमान को क्या कुछ रिपोर्ट आगे सौंपेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के अंतर्द्वंद या अंतरकलह इस समय कांग्रेस के भीतर चल रही है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा सकता है। लेकिन चुनौतियां बड़ी है। अब देखना यह होगा कि हमेशा से जो कांग्रेस पार्टी रही है कि गुटबाजियों से किस प्रकार से निकलकर बाहर आ पाती है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी भरत गिरी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी लगभग 45 मिनट तक टपकेश्वर महादेव मंदिर में रहे और उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना कर राज्य और देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। टपकेश्वर हमारे देवादी देव हैं और उनकी कृपा से हमारी चारधाम यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, यात्रा आसान हो, सरल हो, सभी लोगों के लिए सुगम हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। राज्य पर भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे और आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि अगले 10 साल उत्तराखंड के प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। भगवान से प्रार्थना की भगवान अपनी कृपा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को दृष्टिपत्र का नाम दिया था और इसी दृष्टिपत्र में किए गए वादों को लेकर जहां धामी सरकार ने कई वादों को पूरा कर जो की है, तो वहीं अगले 4 साल में घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आखिर 1 साल में कौन से वादे पूरे हुए और अगले 4 साल में जिन वादों को पूरा करना है उनकी क्या कुछ प्रगति है, उसका भी ब्यौरा मांगा गया है। दृष्टिपत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टिपत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टिपत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टिपत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट, उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। जनता पार्टी ने जो हमारे अभी उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले एक चुनावी घोषणा पत्र जिसे हमने दृष्टिपत्र नाम दिया है, घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें
हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया है, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। ये हमने नारा दिया था। उसी नारे के अनुसार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उस जो हमारा दृष्टि पत्र जारी किया गया है उसको देखते हुए लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। कितने काम हमारे उस घोषणा पत्र के अनुरूप हो चुके हैं, कितने होने वाले हैं और कितने आगे कब तक होने वाले हैं, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा समय समय पर करते रहते हैं। और इसके निमित्त उन्होंने अधिकारियों की भी एक समीक्षा बैठक बुलाई है और उसी की समीक्षा करने जा रहे हैं। उधर यूपी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए प्रदेश सरकार यूरोप में रोड शो करेगी। हालांकि यूरोप से पहले सिंगापुर और दुबई में रोड शो होंगे। इन रोड शो का नेतृत्व या तो खुद सीएम धामी या फिर नामित मंत्री करेंगे। निवेशक सम्मेलन के लिए नोडल अधिकारी सचिव की मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम को बनाया गया है। निवेशक सम्मेलन अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित है। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए निरंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। राज्य में विदेश के और देश के उद्योगपति आएं, निवेश करें, उसके लिए राज्य में एक माहौल है। यहाँ सुशासन है, यहाँ गुड गवर्नेंस है, यहाँ बिजली 24/7 है। हमारी सरकार नवंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि देश के विभिन्न शहरों में रोड शो किए जाएंगे और यूरोप में भी दुबई और सिंगापुर जैसे बड़े। कितने इन्वेस्टर समिट करेंगे? 2018 के जो 1,25,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, उनमें से कितने MOU धरातल में आए हैं, इसका जवाब पहले भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये तो इवेंट मैनेजर है। 1,25,000 करोड़ से क्या 25,000 के भी इन्वेस्टर यहाँ आए? उसका जवाब कौन देगा? आप सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं है। एक इंडस्ट्री आई हो तो आप बता दीजिए विगत 6 वर्षों में। हाँ, ये जरूर हुआ है कि छोटे बड़े लगा कुल मिलाकर 800 उद्योगों ने, छोटे बड़े उद्योगों ने यहाँ से पलायन करने का काम जरूर किया है। समिट को लेकर जहां प्रदेश में बंपर निवेश की तैयारी तेज कर दी गई है, तो वहीं सियासत भी जमकर प्रदेश में हो रही है। बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय और कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने इंडिया वॉइस पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, तब भी मैं कहता था, उत्तराखंड और हिमालय और गंगा का अगर हम लोगों ने प्रबंधन ठीक किया तो मेरे ख्याल से हम सबसे सुखी प्रदेश और देश होंगे। तो उस भावना के अनुसार जगह जगह जिस तरह से हमारी सरकार ये विनिवेश को आकर्षित सर, काजी साहब के पास जाना चाहूंगा। काजी साहब, आपके पुराने दोस्त, आपके पुराने साथी किशोर उपाध्याय कह रहे हैं कि विदेशों से भी अब निवेश होगा सर उत्तराखंड में, यहाँ रोजगार के स्रोत पैदा होंगे, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें माननीय किशोर उपाध्याय जी उस टाइम पर जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्री थे, उस समय जो औद्योगिक विकास हुआ उसके बाद तो हम यहाँ यही सुनते आ रहे हैं, होगा होगा। आप जाइए, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे अक्टूबर 2018 में, आपके अखबारों की सुर्खियां थी और विधानसभा में बहुत मेजें थपथपाई गई थी कि उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट हुई है और 2 दिन में 1,20,000 करोड़ रुपए के 601 निवेश प्रस्तावों पर लगी सरकार की मोहर। जी, वो कहाँ है? किशोर सर जवाब दीजिए सर, कह रहे हैं 601 मोहर लगी थी सर, कहाँ है? करोड़ों रुपया खर्च हुआ उस पर, वो कहाँ है? और उसमें सेक्टर भी बाकायदा खुले हुए हैं, पर्यटन, ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, उसमें कंपनियों के भी नाम खुले हुए हैं, उसमें अडानी जी का भी नाम है, उसमें तमाम रसना वसना सारे नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी, सब, आयुष, सबके उसमें कंपनियों के भी नाम खुले हुए हैं। वो MOUs कहाँ हैं? सर, तो आपको अपने पुराने साथी, अपने पुराने दोस्त पे यकीन नहीं है सर? उनके दावों पे आपको यकीन नहीं है सर? उनके वादों पे यकीन कैसे करें? मैं तो 2018 में इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने समिट की थी, कहाँ हैं उनके नतीजे? ये हवाई बातें करते हैं। जवाब दीजिए किशोर उपाध्याय, आपके दोस्त काजी साहब आपके वादों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने वादा थोड़ी था, वो तो इनकी घोषणा थी।
विधानसभा के अंदर घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेजर थपथपाई गई थी। आप अखबारों की सुर्खियां छांटिए 2018 अक्टूबर की। जवाब दीजिए सर। किशोर उपाध्याय। जवाब मेरे छोटे भाई हैं और अब तो हमारे मार्गदर्शक हैं काजी साहब, पहले भी रहे हैं। मैं उनसे जवाब नहीं बल्कि विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन ये करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि उनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर 77,000 करोड़ का अगर आज बजट बना है उत्तराखंड का, तो ऐसे ही बिना कुछ काम किए हुए थोड़े बना होगा। आप सिरपुर में चले जाइए, हरिद्वार बगल में है आपके बगल तो सर में उसमें तिवारी जी का कोई योगदान नहीं था, उसमें हरीश रावत का योगदान नहीं था सर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बगल में जो है सोलर पर इतना बड़ा जो है वहाँ प्लांट लगा है। आप रुद्रपुर में चले जाइए, बीच में जरूर थोड़ा सा परेशानियां आई थी और उस समय तो मैं अध्यक्ष भी था, लेकिन हमने उन कमियों को दूर किया है जी। और अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो मेरे ख्याल से हमको उसको आलोचना की दृष्टि से नहीं, उसमें अपना सकारात्मक योगदान क्या दे सकते हैं। काजी साहब की बड़ी रेंज है देश से विदेश तक, उसमें आप क्या सकारात्मक योगदान काजी साहब वो कह रहे हैं विकास हो रहा है, आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है सर? हर सूरत मेरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का हर सूरत योगदान रहेगा और जहाँ कहीं हमारा योगदान की जरूरत है हम तैयार हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल को आम आदमी पार्टी को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने एनसीपी, टीएमसी के साथ साथ सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा यूं ही नहीं मिला, बल्कि इस दर्जे के लिए आम आदमी पार्टी को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर बीजेपी और कांग्रेस बधाई देने के साथ ही एक दूसरे को बी पार्टी बता रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को विधिवत रूप से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। मैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले सभी आम आदमी पार्टी के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद देश के सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन का गठन करके मजबूती से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के जन सरोकार के मुद्दों को, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को उठाने का काम करेगी। चारधाम यात्रा से लेकर के यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी हैं, यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहेगी। आम पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, भले ही उसे आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ी हो रही है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही दल है, इसलिए आज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वो बधाई की पात्र है। लेकिन उसने देखा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां बनी हैं आज वो क्षेत्रीय पार्टियां भी नहीं रह गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो राजनीति करने का तरीका है वो राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा है और लोग उनके क्रियाकलापों से भलीभांति परिचित हो गए हैं। अब आम आदमी पार्टी के कोई झांसे में नहीं। बहुत अच्छी बात है, अगर राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है तो मुबारक हो आम आदमी पार्टी को। लेकिन यहाँ 2022 के जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी भी इस बात को भलीभांति समझ चुकी है और जनता भी समझ चुकी है कि यहाँ आम आदमी पार्टी की कोई दाल नहीं गलने वाली। उत्तराखंड में कम से कम आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ जो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा था उसकी तक जमानत जब्त हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि कितने गहरे पानी में उत्तराखंड के लिहाज से आम आदमी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में हमें विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई न वोट बैंक है न जनाधार। राष्ट्रीय स्तर पर देखा, अब ऊंट किस करवट बैठता है वो देखने वाली बात है। वो दखलंदाजी तो हर प्रदेश में कर रहे हैं और खास करके चुन चुनकर उन प्रदेशों में वो जा रहे हैं जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब वो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। ये अब सत्यापित भी हो चुका है कई मोर्चों पर कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा के इशारे पे काम कर रही है और कांग्रेस को मुख्यतः डैंट पहुंचाने का उसका कार्यक्रम है।
कांग्रेस पार्टी में वैसे तो विधानसभा चुनाव हार के बाद से ही वरिष्ठ नेताओं के बीच में हार के कारणों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों में वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, तिलक राज बिहड़ और मदन बिष्ट के जिस तरह से पार्टी प्रभारी और संगठन को लेकर बयान सामने आए, उसी के चलते पार्टी के भीतर की गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। इसको दुरुस्त करने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और CWC के सदस्य PL पूनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा जा रहा है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। देखिए, काफी लंबे समय से कांग्रेस का वर्कर लगातार मेहनत कर रहा है। पिछले अगर आप 8-10 महीने की बात देखें, शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता है जब कांग्रेस का वर्कर किसी न किसी मामले में लड़ ना रहा हो। लेकिन कभी ना कभी यदा बीच बीच में ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे पार्टी का कार्यकर्ता असहज हो रहा है। उसको लगता है हमारी मेहनत हमने करी, 3 महीने हमने माहौल बनाया, एक नेताजी ने बयान दिया उससे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने शीर्ष नेतृत्व को अप्रोच किया और उनसे कहा, मैंने कहा साहब ऐसी दिक्कत है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं। तो उन्होंने वरिष्ठ नेता हमारे PL पूनिया साहब को इसके लिए चुना है और उनको भेजा है। वो सभी नेताओं से वार्ता करेंगे और 16 तारीख को हमारे विधायकगण, प्रत्याशीगणों से भी बात करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से भी बात करेंगे और 16 तारीख को फिर वो हमारे जो अनुवांशिक संगठन है, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, इनके अध्यक्षगणों से, इनके मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी से वो वार्ता करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अब बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस की नीतियों से खफा होकर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी हो रही है, उसको देखते हुए बीजेपी नेताओं के बयान सच साबित होते नजर आने वाले हैं। इन्हीं बयानबाजियों के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्म होने लगी है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड का मौसम और चुनावी माहौल दोनों राज्य की परिस्थितियों और परिवेश के एकदम विपरीत नजर आ रहा है। प्रदेश में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की बिसात अभी से बीचने लगी है। राज्य में बीजेपी के नेता का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी के परिवार में शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। चुनाव से पहले एक बार फिर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं की आपसी बयानबाजी चल रही है और संगठन से कांग्रेस के नेता नाराज चल रहे हैं, उससे उम्मीद है कि जो अभिनेता बीजेपी के संपर्क में हैं, वो जल्द ही बीजेपी का दामन थामते नजर आएंगे। पार्टियों में कौन आ रहा कौन जा रहा ये तो मेरा काम भी नहीं है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और जो एक कमेटी बनाई है वो देख रही है। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। केंद्र में भी आप देखिए, कई लोग तो राज्यपाल बने, कई लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आए, कई लोग आज अच्छे पदों पर भी हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही माने में जो राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर काम करने वाली, वो काम आज मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए काफ़ी लोग इस समय मिलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। जो आएंगे देखा जाएगा। अच्छे लोग आए तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं, पार्टी ने कभी दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए हैं। वहीं एक तरफ बीजेपी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं ने इन बयानों का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ इन बयानों को कांग्रेस बीजेपी का चुनावी एजेंडा करार दे रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी बयानों के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रही है, जिसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ना और कांग्रेस में जो अंतर्कलह दिख रहा है, कांग्रेस में एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है, वहाँ नेतृत्व को लेकर छटपटाहट है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर संपर्क और प्रवास करने वाली पार्टी है। यहाँ अपने परिवार को बढ़ाने का हम काम करते हैं।
इसीलिए आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। और अन्य दलों के लोग चाहते हैं कि जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, नेशन फर्स्ट की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और देश जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री यशस्वी नेतृत्व हमको मिला है, तो सब उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। मैंने बार बार हम ये कहते हैं ना, भाजपा तो षड्यंत्रकारी पार्टी है, कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे होंगे, वो उन्हीं को पता होगा। लेकिन हमारी जानकारी में हमारा न कोई विधायक, कोई नेता भाजपा में नहीं जा रहा है, ये हमारी पुख्ता जानकारी है। हाँ, उनका काम है षड्यंत्र करना, वो षड्यंत्र करके कुछ लोगों को हाईजैक करके या अपहरण करके अगर भाजपा ले जाना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। उत्तराखंड में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला पहले भी जारी रहा था और अब भी जारी है। चुनाव के वक्त ये चरम पर देखने को मिलता है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले चुनावी वक्त में एक बार फिर से नेताओं के दल बदलने का सिलसिला देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में चुनाव से पहले दल बदलने का इतिहास बहुत पुराना है। चुनाव जब भी आते हैं नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू होता है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्री लगातार बयानबाजी करें। कांग्रेस के बड़े नेता उनमें जल्द ही शामिल होने वाले हैं, जो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन हसनयाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर चमोली के थराली में शराब कारोबारियों पर शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का कोई भी खौफ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे भारत में शराब की दुकान बंद रखने के निर्देश दिए थे, तो वहीं पुलिस और आबकारी विभाग की नाक के नीचे खुलेआम थराली में शराब बेची जा रही थी। आखिरकार शराब माफियाओं के हौसले आए दिन बुलंद होते दिख रहे हैं। वहीं दोगुने दामों पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी, लेकिन ना तो पुलिस और न ही आबकारी विभाग इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में जब जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र पाल से टेलीफोन पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर की जयंती पर शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए थे। कार्रवाई की बात करने से पहले ही आबकारी अधिकारी ने फोन काट दिया। और सवाल है कि आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही क्या ये पूरा मामला चल रहा था? लक्सर और आसपास के इलाकों में मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों के बिकने की जानकारी मिलने पर ड्रग्स विभाग हरिद्वार ने लक्सर समेत सुल्तानपुर के कई मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा, जिससे मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर अरुणा भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने कई मेडिकल स्टोर चेक किए। हमें सूचना मिली थी कि लक्सर में नशे की दवाइयों का कारोबार पनप रहा है। हालांकि अभी तक जितने भी मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं उन्हें हमें किसी में कोई भी अवैध सामान नहीं मिला। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।